हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे लक्ष्मीकांत जी की किताब से इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे केंद्र राज्य संबंधों के चैप्टर को, सेंटर स्टेट रिलेशंस को देख रहे थे, जिसका 2 पार्ट पीछे आ चुका है। मैं आशा करता हूँ आपने वो दोनों पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो जाइए वो देख लीजिए, उसके बाद ही तीसरा पार्ट शुरू करिए। उन दोनों में हमने विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध दोनों देख लिया है। आज हम चर्चा करेंगे डिटेल में वित्तीय संबंधों के बारे में। केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंध क्या होते हैं, तो इसको पढ़ने से पहले वो देखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है ये आपको काफ़ी टफ लगे और समझ में ना आए। तो चलिए, इस आशा के साथ कि आपने वो दोनों देखा होगा, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, वित्तीय संबंध का तात्पर्य क्या होता है। केंद्र और राज्य 2 बॉडी मान लीजिए। केंद्र एक बॉडी हो गई, कोई एक राज्य दूसरी बॉडी हो गया। तमाम सारे राज्य हैं लेकिन एक बॉडी की हम बात करते हैं, एक राज्य की बात करते हैं, एक हो गया। दोनों के बीच में जो धन का बंटवारा है वो कैसे होगा, ठीक है। धन कहाँ कहाँ से आएगा, उनका बंटवारा कैसे होगा, ठीक है। किस रूप में प्राप्त होगा, कितना भाग किसको दिया जाएगा, कौन यूटिलाइज करेगा, इन्हीं सब का अध्ययन हमको करना है। इसके अंदर कई सारी हेडिंग्स हैं, कई सारे कॉलम्स में बांट करके हमको स्टडी करना है। तो देखिए, जो इनको रखा गया है वित्तीय संबंधों को, ये संविधान के भाग 12 में मिलेंगे आपको। पहला तो यही याद कर लीजिए, भाग 12 में अनुच्छेद 268 से लेकर के 293 तक इनकी चर्चा की गई है, ठीक है। संबंधित अनुच्छेदों में इनकी चर्चा की गई। इसी के बीच में एक पड़ता है अनुच्छेद 280, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं में, जो कि बहुत बार पूछा गया है। 280, आर्टिकल 280 के अंतर्गत क्या है, आपका वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी चर्चा करनी चाहिए थी बीच में चैप्टर में, लेकिन उसको मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको मैं दूंगा वित्त आयोग के बारे में, क्योंकि चैप्टर आपका बहुत बड़ा है और एक लंबा वीडियो पढ़ते पढ़ते आप बोर फील करते हैं। तो इसलिए 280 वाला अनुच्छेद यहाँ पर मैंने छोड़ा हुआ है, जिसकी चर्चा हम आगे अध्याय में कभी करेंगे। चलिए, तो मैंने आपको बताया वित्तीय संबंध प्रमुखतया राजस्व के बंटवारे पर आधारित है, ठीक है। वित्तीय संबंध किसे कहा जा सकता है, केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व बंटवारा कैसे होगा। हम इनके बंटवारे को समझें इससे पहले समझ लेते हैं राजस्व क्या होता है। राजस्व माने प्राप्तियाँ, ठीक है। सरकार की प्राप्तियों को राजस्व कहते हैं। अभी केंद्र और राज्य की हम बात नहीं कर रहे हैं। सरकार जो प्राप्तियाँ प्राप्त करती है, जो धन प्राप्त करती है किसी न किसी रूप में, ए रूप में या बी रूप में या सी रूप में या डी रूप में, किसी भी रूप में प्राप्त करती है, उसको हम क्या कहेंगे, राजस्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जो सरकार का राजस्व होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक कर राजस्व, जो करारोपण करके सरकार पाती है, कर उगाही करके पाती है। दूसरा अन्य प्रकार का, जिसमें अपनी सेवाओं या उत्पादों को बेच करके सरकार पाती है, ठीक है। गैर कर राजस्व उसे कहा जाता है। अब कर राजस्व जैसे समझ रहे होंगे, आय कर, निगम कर, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, उत्पाद शुल्क और तमाम तरह के कर होते हैं। अभी आगे बहुत सारे करों की चर्चा करेंगे हम। तो ये हो गया, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कर राजस्व क्या हुआ, ठीक है। अब गैर कर राजस्व की बात कर लेते हैं। जैसे आप जाते हैं रेलवे में, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है रेलवे, विद्युत, सिंचाई, यातायात, वन आदि से जो प्राप्त होता है उसको हम कर राजस्व के अंतर्गत नहीं रखेंगे, उसको गैर कर राजस्व कहेंगे। ये इनकी प्राप्ति का आधार एक ही है। किसी सर्विस या गुड्स को जब सरकार बेचेगी तो उससे जो पैसे प्राप्त करेगी, जो धन, जो रेवेन्यू प्राप्त करेगी, उसको गैर कर राजस्व कहा जाएगा, ठीक है। जैसे आप रेलवे में गए, आपने एक टिकट खरीदा, टिकट का दाम 100 रुपये था, आपने 100 रुपये मूल्य चुकाया, टिकट लेकर के आपने यात्रा कर ली। ऐसे बहुत सारे 10 यात्री हो गए और 10 ने यात्रा करी तो सरकार को 1000 रुपये की प्राप्ति हुई, ठीक है। उसमें से कुछ सरकार का खर्चा हो जाएगा, उसके बाद 10,000 में से 100 रुपये का लाभ बचेगा, वो अलग बात है। तो जो 100 रुपये का इसमें से लाभ बचेगा, 900 रुपये खर्चे काटने के बाद, उसको गैर कर राजस्व कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार आपके घरों में बिजली आती है, मीटर के अकॉर्डिंग जो रीडिंग होती है, आप पैसे को पे करते हो सरकार को, बिजली विभाग को। तो बिजली विभाग का जो होता है, तो सरकार ने आपको बिजली बेचा, आपने उसको शुल्क दिया, इसको बेसिकली हम शुल्क कह सकते हैं। आपने खेतों में सिंचाई की, सरकार से पानी लिया, सरकार को पैसा चुकाया, पानी का पैसा चुकाया, ठीक है। यातायात, आपने प्रदेश सरकार की इस स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बस होती हैं उस पर आपने यात्रा किया, आपने रेल पे यात्रा किया, मैंने बताया। इस प्रकार कहीं पर भी यात्रा किया, जो आपने टिकट खरीदा उसके पैसे सरकार के खाते में जाते हैं। आपने किसी बैंक में पैसे जमा किए,
ठीक है, पैसे पर बैंक ने कुछ पैसा कमाया, उस पर कुछ लाभ हुआ वो, तो अर्थात गैर कर राजस्व में क्या आएगा, शुल्क एवं अन्य प्राप्तियां शामिल होती हैं और कर से जो पैसे प्राप्त होते हैं उन्हें कर राजस्व कहते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए अब देखिए विषय के आधार पर इसको थोड़ा सा सारांश में हम समझ लेंगे। विषय के आधार पर कराधान हेतु सूचियाँ कैसे बांटेगी, विषयवार बंटवारा, ये तीनों में मिला है आपको। विधायी शक्तियों में भी सूचियाँ मिली हैं आपको, प्रशासनिक संबंधों में भी आपको सूचियाँ मिली हैं, और ये सूचियाँ यहाँ भी मिल रही हैं आपको। इसीलिए मैं वो बार बार कह रहा हूँ, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि पीछे के चैप्टर्स दोनों इसके पार्ट्स को देख लीजिए, आप वॉच कर लीजिए। अब देखिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। ठीक है, अवशिष्ट सूची कोई सूची नहीं है, लेकिन जो बच जाएगा उसको चौथी जगह रखा जाएगा, उसको अवशिष्ट अर्थात अवशेष बचा हुआ कहा जाता है। तो संघ सूची में कर लगाने से संबंधित 15 विषय हैं। ये आपकी परीक्षा के क्वेश्चन बन सकता है। संघ सूची में कितने विषय हैं जिन पर कर लगाने का अधिकार संसद का होता है। अभी ये बाद का मैटर है कि कर लगाएगी संसद, अर्थात केंद्र को लगाना है। आरोपित, जिसको देखिए आरोपित करना है, यहाँ पे 3 टर्म समझ लीजिए। कर का आरोपण अर्थात कर को फिक्स कौन करेगा, फिर कर की उगाही या संग्रहण, ठीक है, उगाही, अब ये कर वसूलेगा कौन, तीसरा है उपभोग, इस कर को यूज कौन करेगा अपनी योजनाओं को पोषण करने में, पोषण देने में। तो आरोपण, उगाही और उपभोग 3 टर्म को देख लीजिए। तो अभी यहाँ हम सिर्फ इन सूचियों से संबंधित जो विषय को बता रहे हैं, आरोपण की बात कर रहे हैं, उगाही और उपभोग की बात हमने नहीं करनी है यहाँ पर, वो आगे तमाम अनुच्छेदों में उसका वर्णन मिलेगा आपको। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आरोपण की, अर्थात कर लगाएगा कौन। संसद लगाएगी संघ सूची के विषयों पर 15 विषय, ठीक। राज्य विधानमंडल लगाएगा राज्य सूची के विषयों पर 20 ऐसे कर हैं। कितने कर हैं, 20 कर हैं, अर्थात संघ सूची में कर के विषय कम हैं और राज्य सूची में ज़्यादा हैं। और संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही लगाएंगे, समवर्ती सूची में टोटल 3 विषय मिलते हैं। अवशिष्ट जो समय समय पर कोई समझ में आता है सरकारों को कि यहाँ पर भी कर लगा देना चाहिए और पहले से वो कोई विषय तय नहीं थे, उनको अवशिष्ट कर कहा जाएगा। समय के अंतर्गत जैसे जैसे समय बीतता रहा है इस प्रकार के कर लगाए गए। ये कार लिख गया है तो इसको आप कर पढ़िएगा, ये कर होना चाहिए। उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर, ये पहले से क्लियर नहीं है, इस समय समय पर निकल के आ सकते हैं या निकलते रहे हैं। तो क्लियर हो गया। संसद या संघ सूची के 15 विषयों पर संसद लगाएगी, राज्य सूची के 20 विषयों पर राज्य विधानमंडल करारोपण करेगा और समवर्ती सूची के 3 विषयों पर दोनों ही करेंगे, और जो अवशिष्ट होंगे अभी तक 3 लगाए गए ऐसे, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्य विधानमंडल कर का आरोपण करता है, लेकिन मैंने बताया कितने पर, 20 प्रकार के करों का आरोपण कर सकता है राज्य सूची के विषयों के अनुसार, लेकिन उसको कुछ पाबंदियां झेलना होता है, कुछ पाबंदियों के अधीन रहकर ही वो कर का आरोपण कर सकता है। फिर अभी सिर्फ करारोपण की बात हो रही है, कौन उगाही करेगा कौन उपभोग करेगा इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए राज्य विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार पर अधिकतम प्रति व्यक्ति 2,500 रुपये तक कर लगा सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, व्यवसाय पर, व्यापार पर, रोजगार पर 2,500 रुपये वार्षिक तक कर लगा सकता है। पहले यह सीमा कितनी थी, 250 रुपये थी अधिकतम। और ये ध्यान रखिएगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन है परीक्षाओं के लिए, 60वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में परिवर्तित करके 2,500 या 2,500 कर दिया गया, ठीक है। तो व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार पर कर राज्य विधानमंडल कितना लगा सकता है, उसकी पाबंदी है 2,500 रुपये तक। पहले 250 रुपये थी, 60वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में 2,500 कर दिया गया। चलिए आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं पाबंदी क्या है। वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर लगा सकता है कौन, राज्य विधानमंडल, लेकिन समाचार पत्रों को छोड़कर, ठीक है। ये 4 पाबंदियां फिर नीचे दी गई जिनको उसको मानना पड़ेगा। राज्य के बाहर खरीद बिक्री पर वो नहीं लगा सकता है, केंद्र लगाएगा। आयात निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर नहीं लगा सकता है, अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान खरीद बिक्री पर नहीं लगा सकता है। संसद द्वारा घोषित मसलों पर जो अंतर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य हेतु महत्वपूर्ण हो इन पर भी राज्य विधानमंडल कर नहीं लगा सकता है। बाकी अन्य वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर, देखिए खरीद बिक्री की बात हो रही है, लगा सकता है, लेकिन याद रखिएगा राज्य सूची में या राज्य के अंतर्गत खरीद बिक्री जो होगी वो समाचार पत्रों को शामिल उसमें नहीं किया जाएगा कर लगाने के लिए, ठीक है। केंद्र सरकार का विषय है तब देखा जाएगा। फिर देखते हैं राज्य किनकी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगा सकता।
राज्य के बाहर खरीद बिक्री पर, आयात निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर, अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान खरीद बिक्री पर। ठीक है, संसद द्वारा घोषित मसलों पर जो अंतर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य हेतु महत्वपूर्ण हो, इस पर राज्य कर नहीं लगा सकता, बाकी अन्य चीज़ों की खरीद बिक्री पर लगाएगा। ठीक है, इसी में समाचार पत्र को भी जोड़ लीजिए। तीसरी पाबंदी कौन सी है राज्यों के कर लगाने पर? राज्य विधानमंडल बिजली की बिक्री व उपभोग पर कर लगा सकता है, परंतु केंद्र को बेची जाने वाली बिजली तथा केंद्र द्वारा उपभोग की जाने वाली बिजली पर नहीं लगा सकता है। ठीक है, जैसे कोई एक उपक्रम वहाँ लगाया गया है जो केंद्र सरकार का है, और चलिए जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि तमाम सारे जिलों में आपके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी होंगे आप, वहाँ पर एक होगा नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय JNV। ठीक है, तो JNV जो बिजली उपभोग करेगा उस पर उपभोग कर राज्य विधानमंडल नहीं लगा सकता है। तो इसलिए केंद्र को बेची जाने वाली तथा केंद्र सरकार द्वारा उपभोग की जाने वाली बिजली पर नहीं लगाएगा, अन्य बिजली पर लगाएगा। रेलवे के निर्माण व रखरखाव संबंधित बिजली पर भी कर नहीं लगा सकता, ये तो इसी के अंतर्गत आ गया, ये भी केंद्र सरकार संबंधित है, रेलवे भी। तो ये क्लियर हो गया होगा बिजली संबंधित कर पे क्या पाबंदियाँ हैं राज्य सरकार की। फिर आगे आप देखते हैं, राज्य विधानमंडल अंतर्राज्यीय नदी जल के विनियमन हेतु संसद द्वारा स्थापित प्राधिकरण पर पानी या बिजली के उत्पादन, एकत्रीकरण, खपत, वितरण या बिक्री पर कर लगा सकता है, परंतु ऐसा कानून राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संभव होगा। ठीक है, अर्थात कोई प्राधिकरण बनाया गया है जो क्या कर रहा है, अंतर्राज्यीय नदी जल को एकत्र कर रहा है, खपत कर रहा है, उससे बिजली बना रहा है, उसको बांट रहा है, बेच रहा है, तो उस पर राज्य विधानमंडल कर जरूर लगा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए यहाँ से चैप्टर आपका और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। कर राजस्व का वितरण। ठीक है, कर राजस्व का वितरण कैसे कैसे होगा, देखिए नीचे है, कौन उगाही करेगा, कौन लगाएगा, कौन आरोपित करेगा, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें हमें जान लेनी आवश्यक है यहाँ पर, कि इससे संबंधित संविधान संशोधन 2 बार किए गए, 80वां और 88वां। ठीक है, 80 एंड 88। तो 80वां संविधान संशोधन, 88वां संविधान संशोधन, इस संबंधित किससे हैं, कर राजस्व के वितरण से संबंधित हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, अर्थात कहीं परीक्षा में आपके आए तो उपर्युक्त 1 तथा 2 दोनों पे आप लगाएंगे। 80वां संविधान संशोधन कर राजस्व के वितरण से संबंधित है और 88वां भी इसी से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं 80वां में क्या था, 80वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000। ठीक है, 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को लागू करने हेतु ये संविधान संशोधन किया गया था, लेकिन ये पूर्वव्यापी रूप से पीछे की डेट से जा करके 1 अप्रैल 1996 से अस्तित्व में आया, प्रभावकारी बनाया गया। इसके अंतर्गत निगम कर, कस्टम ड्यूटी आदि का प्रावधान किया गया। ठीक है, केंद्रीय करों की कुल आय का 29% राज्यों को मिलना चाहिए, इसमें ऐसा प्रावधान किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि 80वां संविधान संशोधन जो कि सन 2000 में हुआ था, उसके अनुसार कितने % केंद्रीय कर में राज्यों को देने की संस्तुत की गई थी, तो आप 29 बता देंगे। ठीक है, कौन से कर लगाया गया, निगम कर, कस्टम ड्यूटी लगाया गया। ये सन 2000 में यह अधिनियम पारित किया, संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। 10वें वित्त आयोग की सिफारिश लागू करने हेतु पारित किया गया था, लेकिन ये पूर्वव्यापी रूप से 4 साल पीछे जाकर के 1 अप्रैल 1996 से प्रभाव में आया था। ये बात ध्यान होगी आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं 88वां 88। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। यह किससे संबंधित है, सेवा कर से संबंधित है। इसमें सिर्फ सेवा कर से संबंधित संशोधन ही किए गए थे। अनुच्छेद 268 का जोड़ा गया जो कि सेवा कर संबंधित, अभी इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे, ये नीचे दिया हुआ है। केंद्र सूची में नया विषय 92 गा जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सेवा कर का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, तो 88वां संविधान संशोधन सेवा कर से संबंधित है या केंद्र व राज्यों में कर राजस्व के वितरण को संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर हम करों को कुछ आधार पर पढ़ेंगे, उसमें 3 ही आधार हैं करों को। मैंने कहा आरोपण, कर लगाएगा कौन। ठीक है, जो अनुच्छेदों में है क्रमशः आरोपण, संग्रहण या उगाही इसको आप कह सकते हैं, संग्रह कौन करेगा अर्थात वसूली कौन करेगा, और इन करों का उपभोग कौन करेगा। इन्हीं के आधार पर कुछ श्रेणियों में बांटा गया है यहाँ पर, जिनको कि आगे हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आरोपण अर्थात कर को फिक्स कौन करेगा, इतना वसूलना है, इस व्यक्ति से वसूलना है, इस संस्था से वसूलना है, इसको आरोपण कहेंगे।
संग्रहण या संग्रहित अगर कहीं मैंने लिखा हुआ है तो उसको आप ये समझेंगे कि वसूली करेगा कौन, केंद्र या राज्य, 2 ऑप्शन। उपभोग करेगा कौन, केंद्र या राज्य, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन। इन्हीं के आधारों पर 3 आधारों को 3 आधारों को ध्यान में रखते हुए हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, अब पहला जो कैटेगरी दी गई है अनुच्छेद 268, इसमें क्या बताया गया है? इसके अंतर्गत ऐसे करों को बताया गया है जो केंद्र द्वारा आरोपित होंगे, राज्यों द्वारा संग्रहित होंगे व विनियोजित, और इनका उपभोग भी राज्य करेगा। विनियोजित मतलब यहाँ उपभोग से बात हो रही थी, उपभोग से तात्पर्य है हमारा। तो 268 में कैसे करों की व्याख्या की गई है? सॉरी, केंद्र द्वारा आरोपित, राज्यों द्वारा संग्रहित व विनियोजित। ठीक, क्लियर हुआ? 268 सबसे पहला है, तो इसमें आप देखेंगे केंद्र द्वारा आरोपित, केंद्र फिक्स करेगा, राज्य वसूलेंगे, राज्य उपभोग भी कर लेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से कर आते हैं? विनिमय पत्रों, चेकों, बीमा व शेयरों के अंतरण पर स्टाम्प शुल्क, औषधि प्रसाधन, अल्कोहल, नारकोटिक्स आदि पर उत्पाद शुल्क। ठीक है, ये सब कई सारे कर हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण कर हैं जिनको जानना हमें आवश्यक है। तो 268 में क्या है, मैं फिर बता दे रहा हूँ। केंद्र द्वारा लगाए गए कर, राज्यों द्वारा वसूले तथा उपभोग करे जाने वाले कर। कहाँ पर? अनुच्छेद 268 में। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट आता है, केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले सेवा कर, परंतु केंद्र व राज्यों द्वारा संग्रहित व विनियोजित। अब देखिए, हमने कहा अभी 88वें संविधान संशोधन 88वें और 2003 में ये उपखंड जोड़ा गया था, 268 के साथ 268 का जोड़ दिया गया। इसको केंद्र आरोपित करेगा, परंतु राज्य व केंद्र दोनों संग्रहित व दोनों विनियोजित करेंगे। ठीक है, केंद्र व राज्यों द्वारा संग्रहित व विनियोजित दोनों ही उसका उपभोग करेंगे। तो सेवा कर के बारे में चर्चा कहाँ मिलती है? अनुच्छेद 268 का में। इसको कब जोड़ा गया? 88वें संविधान संशोधन, वर्ष क्या था? 2003। बात किसकी करता है? सेवा कर की। सेवा कर की प्रवृत्ति क्या है? केंद्र द्वारा आरोपित होगा, केंद्र व राज्यों द्वारा संग्रहित होगा था, दोनों के द्वारा यह उपभोग किया जाएगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं अनुच्छेद 269 क्या कहता है देख लेते हैं। अनुच्छेद 269 269 की हम बात कर रहे हैं। संघ द्वारा आरोपित है, केंद्र द्वारा आरोपित एवं संग्रहित परंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले। केंद्र लगाएगा, केंद्र वसूलेगा, राज्य उसका उपभोग करेंगे, पूरी तरह सौंप दिया जाएगा, ऐसे कर बताए गए इसमें 269 में। ठीक है, तो पहला आपने क्या देखा? 268 में आप देखते हैं कि केंद्र द्वारा आरोपित, राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले था, राज्यों द्वारा विनियोजित या फिर उपभोग करे जाने वाले। फिर आप 268 का को देखते हैं, सेवा कर, केंद्र द्वारा आरोपित, केंद्र राज्य मिलकर वसूलेंगे और उपभोग करेंगे। अब 269 में आप देखते हैं केंद्र द्वारा आरोपित एवं संग्रहित तथा राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? अंतर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्यों में क्रय विक्रय पर कर, मैंने भी ऊपर बताया था कि राज्य इस पर कर नहीं लगा सकता है। फिर यहाँ बात आ रही समाचार पत्रों को छोड़कर। माल या सामान के अंतर्राज्यीय पारेषण पर कर, अर्थात जब अंतर्राज्यीय परिवहन किया जाएगा तो उस पर भी कोई ना कोई कर लगाया जाएगा, कोई ड्यूटी लगाई जाएगी। ठीक है, ये एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन किया जाएगा तो उस पर जो कर लगेगा सामान को भेजने पर, वो भी इसी के अंतर्गत आ रहा है। तो अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित क्रय विक्रय पर और उसके भेजने पर जो भी कर की उगाही होगी, संघ आरोपित करेगा, उसको संघ ही वसूलेगा, परंतु राज्यों को दे देगा। और क्योंकि कोई भी अंतर्राज्यीय व्यापार किसी एक राज्य से संबंधित नहीं हो सकता है, कम से कम 2 राज्य होने आवश्यक हैं, तभी तो अंतर्राज्यीय व्यापार हुआ इधर उधर। तो अब किस अनुपात में बांटना है इस राज्य को और इस राज्य को, इसका निर्णय आपको संसद करके दे देगी। ठीक है, सॉरी, इसका निर्णय आपको संसद करके दे देगी। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। चौथे प्रकार का जो कि 270 में है, 270 में किसी प्रकार के कर का कोई वर्णन नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि संघ द्वारा आरोपित एवं संग्रहित परंतु केंद्र व राज्यों के मध्य बंटने वाले करों की विधि बताई गई है। यहाँ ये व्यवस्था से संबंधित है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। अनुच्छेद 270 क्या कहता है कि संघ द्वारा आरोपित एवं संग्रहित, ठीक है, परंतु केंद्र व राज्यों के मध्य बंटने वाले कर, जिसके अर्थात संघ आरोपित करे, संघ संग्रहित करे या केंद्र या राज्य को संग्रहित करने के लिए कह दे, वो सब कुछ की विधि या व्यवस्था का वर्णन अनुच्छेद 270 में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में क्या किया जाएगा? संघ सूची में शामिल सभी कर, कितना था? 15। अनुच्छेद 268 का 269 में वर्णित सभी कर की व्यवस्था क्या होगी? ये जो बताया गया ऊपर आप देख रहे हैं,
वो व्यवस्थाएं 270 में ही प्राप्त होती हैं। अनुच्छेद 271 में वर्णित करों पर अधिभार अभी आगे आएगा। विशिष्ट प्रयोजनों हेतु लगाया गया सेस ये भी आगे आएगा। तो अनुच्छेद 270 क्या बताता है कि कर कैसे अधिभारित किए जाएंगे अर्थात आरोपित किए जाएंगे, कैसे संग्रहित किए जाएंगे, व कैसे इनका बंटवारा अर्थात उपभोग किया जाएगा, ये सब प्राप्त होता है अनुच्छेद 270 में। 268 में क्या होगा, 268 का में कैसे होगा, 269 में क्या होगा, 271 में क्या होगा, और विशिष्ट प्रयोजनों हेतु जो सेस लगाए जाएंगे उनके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, इन सब की व्यवस्था प्राप्त होती है 270 में। दैट्स ऑल। चलते हैं नेक्स्ट पे। कुल शुल्कों व करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार 271 क्या कहता है, अनुच्छेद 271 जो ऊपर तथाकथित प्रकार के अन्य अन्य प्रकार के आपने भिन्न भिन्न प्रकार के करों को देखा, कुल शुल्कों व करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई 30% कर पे कर रहा है, इस 30% पर 10% और लगा दिया गया अधिभार, ये ऐसा संसद अधिकार देती है संघ को कि उपयुक्त विधान बनाकर वो अधिभार आरोपित कर सकती है। उपयुक्त श्रेणी पर करों, उपयुक्त श्रेणी के करों पर केंद्र आवश्यकता अनुसार अधिभार लगा सकते। उपयुक्त श्रेणी कौन से थे, 268, 268 का, ठीक है, 68 और का, 269, इन सब पर जो है 270 तो ऐसी कोई बात नहीं करता, इन सब पर केंद्र एक अधिभार आरोपित कर सकता है किसी विशेष प्रयोजन हेतु विशेष समय के लिए, ठीक है। चलिए 271 ऐसा वर्णन करता है। अब नेक्स्ट आता है राज्यों द्वारा आरोपित, संग्रहित व उपभोग किए जाने वाले कर, इनकी संख्या कितनी है, 20। इनको ध्यान दे दीजिएगा, ये किसी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है। राज्यों द्वारा आरोपित, संग्रहित व उपभोग अर्थात राज्य ही लगाएंगे, ये टोटली और टोटली हम बात कर रहे हैं स्टेट लिस्ट की, राज्य सूची के विषयों की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कर की संख्या 20 है। इनमें से महत्वपूर्ण कर जो ये कई बार परीक्षाओं में आते हैं कि इनमें से कौन सा कर राज्यों द्वारा आरोपित किया जाता है, संग्रहित और उपभोग अब सब कुछ किया जाता है, इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के कर आपकी परीक्षाओं में आते हैं। भू राजस्व है, कृषि आय पर कर है, मनोरंजन कर है, बिजली की खपत और बिक्री पर कर है, पथ कर जो टोल टैक्स आप कहते हैं, बिक्री कर, फिर वो बात आ गई समाचार पत्रों को छोड़ करके, और अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित पर भी, बिक्री पर भी नहीं। राज्य सूची के विषय में जो भी वर्णन है अर्थात 20 उनकी संख्या है। ये कर कौन लगाता है, राज्य लगाएंगे, आरोपित करेंगे, संग्रहित करेंगे, उपभोग करेंगे, वो सब राज्यों का ही विषय है 20 पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। ये तो हो गई कर राजस्व की बातें। अब बात करनी है हमको गैर कर राजस्व की। जैसा मैंने आपको बताया कि गैर कर राजस्व क्या होता है, जो सरकार केंद्र हो या राज्य हो सेवाओं और उत्पादों को बेच करके जो पैसे कमाती है, जो मूल्य कमाती है, जो शुल्क कमाती है, उसको हम गैर कर राजस्व कहते हैं। उनका वितरण सीधा सा है, उनके वितरण में कोई किसी को लेकर देगा नहीं, सीधे से प्राप्त कर लेगा और अपने पास रख लेगा अपनी अपनी संचित निधि में, राज्य की संचित निधि या फिर केंद्र की अर्थात संघ की संचित निधि, ठीक है, उसमें रख लेगा और फिर आवश्यकता अनुसार उसको बिल बना करके खर्चा किया जाएगा, ठीक है, विधेयक ला के उसको खर्चा किया जाएगा। तो उसको देखते हैं केंद्र की प्राप्तियां कहाँ से होती हैं, अर्थात गैर कर प्राप्तियां हैं। गैर कर प्राप्तियां, यहाँ बात हम किसकी कर रहे हैं, गैर कर प्राप्तियों की, गैर कर राजस्व की। डाकतार से समझ रहे होंगे, आप कोई लेटर पोस्ट करने जाते हैं, उस पर आप स्टाम्प लगाते हैं, आप टिकट लगाते हैं और उसका मूल्य भुगतान करते हैं। रेलवे में टिकट मैंने बताया, बैंकिंग, प्रसारण अर्थात आपने जो भी चैनल चलाते हैं उससे जो भी लाभ होता है, सिक्के और मुद्रा, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम आदि, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। तो इनसे केंद्र सरकार को प्राप्तियां होती, अन्य गैर कर प्रकार की प्राप्तियां। अब राज्यों को इसी प्रकार से कुछ प्राप्तियां होती हैं, सिंचाई से, वन से, मत्स्य पालन से, सार्वजनिक जो राज्यों के सार्वजनिक उपक्रम हैं या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम थे या राज्य के सार्वजनिक उपक्रम है आदि आदि से, ये राज्यों की प्राप्तियां होती हैं जो राज्य कमाते अपने संचित निधि का भरण पोषण करते हैं। चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं कि इतने सारे टैक्स का बंटवारा कर दिया गया जो अपने ऊपर देखा, कर का भी गैर कर राजस्व भी दोनों ने अपने अपने प्राप्त कर लिए, पर कोई आवश्यकता ऐसी हो सकती है कि कोई राज्य कह रहा है कि हमको और पैसे अनुदान के रूप में चाहिए, हमें कोई और कार्य करना है, हमें वित्त की आवश्यकता है, तो वो किस प्रकार से पूरे होंगे। तो यहाँ एक उपबंध किया गया है आपके संविधान में, इसको कहेंगे राज्यों के लिए सहायता अनुदान, ठीक है। ये अनुदान वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन पहले होते थे और अभी 2 प्रकार के होते हैं जिनको कि हमें पढ़ना है। एक अन्य होता था जो अब वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, ठीक है।
तो अनुदान हमें दो प्रकार से देखने को मिल जाते हैं, पहला विधिक अनुदान, दूसरा विवेकाधीन अनुदान। अनुदान विधिक अनुदान पे थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं, फिर हम विवेकाधीन अनुदान पर भी बात कर लेंगे। विधिक अनुदान, अनुच्छेद 275 संसद को यह अधिकार देता है कि वह यहाँ होना चाहिए आवश्यकता पड़ने पर राज्यों को अनुदान उपलब्ध कराए। ठीक है, अब ये सामान्य प्रयोजनों के लिए हो सकते हैं या फिर विशेष, सामान्य और विशेष दो प्रकार का होगा। जो विधिक अनुदान दो प्रकार का हो सकता है, सामान्य अर्थात सामान्य कार्यों के लिए, जो भी योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं, कोई विकास, कोई रोड, कोई कुछ भी करना है, कुछ स्टेबल करना है, कोई विश्वविद्यालय खोलना है, कोई महाविद्यालय खोलना है, जो भी करना है, उन सब के लिए सामान्य अनुदान कहा जाएगा। और अगर जनजातियों के कल्याण या उत्थान से संबंधित बातें की जाएंगी तब अनुदान मांगा गया तो उसको हम विशेष अनुदान कहेंगे। ठीक है, तो विधिक अनुदान की चर्चा कहाँ की गई? अनुच्छेद 275 में कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य और विशेष दो प्रकार के होते हैं। इनका भार किस पर होता है? भारत की संचित निधि पर ये भारित होते हैं। ठीक है, ये अनुदान अर्थात कहाँ से दिए जाएंगे भाई? संघ सरकार देगी राज्यों को, तो कहाँ से उठा कर दे देगी? मैंने कहा अभी तमाम प्रकार के कर और गैर कर राजस्व को प्राप्त करके जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, संघ सरकार है, उसने संचित निधि को मेंटेन किया हुआ था अपनी, उसी में से उठा कर दे देगी। यहाँ वित्त आयोग की सिफारिश आवश्यक है। वित्त आयोग जितना कहेगी, जिस अनुपात में कहेगी, उसी अनुपात में संसद दे देगी एक अधिनियम बना करके। ठीक है, एक विधेयक ला करके। तो क्लियर हो गया विधिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान। तो विधिक अनुदान फिर देख लीजिए, अनुच्छेद 275 में दो प्रकार के, सामान्य और विशेष। सभी परियोजनाओं के लिए सामान्य और जनजातियों के कल्याण के लिए उसको विशेष कहेंगे। इस भारत की संचित निधि पर भारित होता है और वित्त आयोग की अनुशंसा पर ही देय हो सकता है। ठीक है, चलिए क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, फिर इधर आ जाते हैं विवेकाधीन अनुदान। विवेकाधीन अनुदान क्या होता है? ये अर्थात कहने का तात्पर्य है योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है इसके अंतर्गत। इसका वर्णन अनुच्छेद 282 में है। अनुच्छेद 282 जो है संसद व राज्य दोनों को अधिकार देता है कि वे किसी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान आवंटित कर सकते हैं। यह केंद्र के विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बाध्यकारी प्रवृत्ति का नहीं, ये बाध्यकारी प्रवृत्ति का है और यह बाध्यकारी प्रवृत्ति का नहीं है। लेकिन जो बड़ी मात्रा धन की होती है अनुदान के रूप में, वो विवेकाधीन अनुदान ही होता है। विधिक अनुदान एक छोटा होता है और विवेकाधीन अनुदान बड़ा होता है। ठीक है, अत्यधिक मात्रा जो धन की प्राप्त होती कहाँ से प्राप्त होती है? विवेकाधीन अनुदान से प्राप्त होती है। अनुच्छेद 282 इसका प्रावधान करता है। ये केंद्र के विवेक पर निर्भर होता है। योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत दी जाती है। इसमें आपने देखा वित्त आयोग की अनुशंसा आवश्यक थी। इसमें आप देखेंगे कि योजना आयोग की अनुशंसा आवश्यक होती है। क्लियर? दोनों में अंतर, अनुच्छेद 275, 282 ये बाध्यकारी है, ये विवेकाधीन अनुदान अबाध्यकारी है। ठीक है, ये सामान्य और विशेष दो प्रकार का होता है। योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दिया जाता है। ये इसकी मात्रा कम होती है, अत्यधिक मात्रा इसकी ही होती है। ठीक है, भारत की संचित निधि पर भारित होता है, तो फिर ये भी वही भारित होता है। वित्त आयोग की अनुशंसा आवश्यक है, योजना आयोग की अनुशंसा आवश्यक है। दोनों में शायद क्लियरेंस आपको आ गया होगा। देखिए, अब एक अंतिम बिंदु हम देख लेंगे यहाँ पर। अभी अंतिम नहीं है, थोड़ा सा मतलब इस प्रकार से है कि वित्त या धन कलेक्ट करने की एक अभी और विधि बच रही है कि देखिए, कर हो गया, गैर कर हो गया, दोनों प्रकार के राजस्व हो गए, फिर अनुदान आपने देख लिया। अब अगर कोई आवश्यकता इसके बावजूद पड़ती है तो हमारी केंद्र सरकार या किसी पर्टिकुलर राज्य की सरकार वो ऋण की व्यवस्था कर सकती है, अपने लिए कहीं ना कहीं से ऋण ले सकती है, अर्थात उधार धन को प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो उधार धन कैसे प्राप्त किया जाएगा ये देखिए। केंद्र सरकार भारत में या बाहर, बाहर क्या हो गया, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, आदि आदि, इन सब संस्थाओं से हम कहेंगे भारत से बाहर या किसी देश, अमेरिका या XYZ किसी देश पर्टिकुलर से हम ऋण ले सकते हैं। तो ये होता है, केंद्र सरकार भारत में या भारत से बाहर संचित निधि की गारंटी पर ऋण प्राप्त कर सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार, अर्थात उसको दिखाना होगा कि हमारे संचित निधि में इतना धन है, तो हम, इसका तात्पर्य है कि अगर हम इतना संचित कर सकते हैं तो आपको वापस करने में सक्षम है। ये हो गया। राज्य सरकार भारत में, मतलब भारत के बाहर कतई नहीं, यहाँ याद कर लीजिएगा, भारत के बाहर कतई नहीं, राज्य की संचित निधि पर, निधि की गारंटी पर ऋण ले सकता है। ठीक है,
अब ये कहाँ से लेगा, किसी दूसरे राज्य सरकार से ले सकता है या केंद्र सरकार से ले सकता है। कोई एक राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार से ले सकती है या फिर केंद्र से भी ले सकती है। चलिए यहाँ पे और एक बात ध्यान रखिएगा, ये अपनी संचित निधि पर ले पाएंगे, ये अपनी संचित निधि पर ले पाएंगे। ठीक है, केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है, उसकी गारंटी ले सकती है। ठीक है, अब देखिए अगर कोई राज्य सरकार, उसके पास संचित निधि में धन की मात्रा कम है, जहाँ से उसको ऋण लेना है वो पर्याप्त नहीं मान रहा है, तो केंद्र सरकार अपने बिहाफ पर गारंटी ले सकती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार स्वयं कह करके ऋण दिला सकती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने का है कि राज्य जो होते हैं केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकते हैं। यदि राज्य को केंद्र, यहाँ अगला पॉइंट जो है, राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं प्राप्त कर पाएंगे यदि पिछले ऋण का कोई अंश उनका बकाया है तो। ठीक है, और जिसके संबंध में अभी उन्होंने पहले ऋण लिया था लेकिन उसको चुकता नहीं किया हुआ है, तो हो सकता है कि राज्य सरकार ऋण ना ले पाए। ठीक है, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहती है तो भी उसको ऋण उपलब्ध हो जाएगा, अगर पिछला बकाया है तो भी। ठीक है, केंद्र सरकार की संपत्तियों पर देखिए, ये तो हो गया कि आपने देखा राजस्व, फिर राजस्व का वितरण, कर राजस्व, गैर कर राजस्व, अनुदान, ऋण, ये 4 चीज़ें आपने देख लिया। अब यह देख लीजिए कि जो म्यूचुअलिटी होती है, केंद्र सरकार की संपत्तियों पर राज्य कर से छूट और राज्य सरकार की संपत्तियों को केंद्र कर से छूट, ये 2 बातें जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आपातकालीन प्रभाव क्या होते हैं वित्तीय संबंधों पर केंद्र और राज्य के मध्य। चलिए, केंद्र सरकार की जो संपत्तियां होती हैं, जैसे सेना बोर्ड, एफसी की, पहले तो ये समझिए कि संपत्तियां क्या होती हैं। जैसे कहीं पर केंद्र सरकार का बैंक लगाया गया, केंद्र सरकार ने एक छावनी बोर्ड बना दिया गया जहाँ आर्मी या फिर केंद्र सरकार की सेना या कुछ भी रह रही है। ठीक है, तो वहाँ पर भूमि कर, भवन कर आदि सब अगर कोई सामान्य पब्लिक के पास होता तो वो लगाया जाता, परंतु क्योंकि केंद्र सरकार का है, वो संप्रभुता के लिए या वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपयोग किया जा रहा है, इसलिए उस पर राज्य सरकार कर नहीं लगा सकती है। ठीक है, ये संक्षेप में देखिए। निगमों या केंद्र सरकार की कंपनियों को राज्य स्थानीय कराधान से उन्मुक्ति नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो निगम होते हैं जैसे एनटीपीसी वगैरह हो गया, तो इनको स्थानीय कराधान से कोई मुक्ति नहीं है, इनको कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब राज्य की संपत्तियों या आय को केंद्रीय कर से छूट, ये ध्यान दीजिए। सेम उसी प्रकार जैसे ऊपर देखा था वैसे राज्य की संपत्तियां होंगी, अगर वो केंद्र के कहीं क्षेत्र में आ रही होंगी तो उनको भी कर से छूट मिलेगा। लेकिन वही बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो राज्य के निगम होंगे या कंपनियाँ होंगी उनको भी कर से छूट नहीं मिल पाएगी। चलिए, आपातकाल के दौरान प्रभाव, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लेना है लेकिन परमावश्यक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपातकाल के प्रभाव, आपातकाल के प्रभाव यहाँ 2 अध्ययन करना है। वैसे हमारे यहाँ आपातकाल 3 प्रकार का होता है, अनुच्छेद 352, 356, 360, पर यहाँ जो स्टडी करना है वो सब 2 के संबंध में हमको करना है, तीसरे पे कोई प्रभाव नहीं आता है। अच्छा, तीसरे के दौरान केंद्र राज्य संबंधों पर वित्तीय संबंध में कोई प्रभाव नहीं आता है। ठीक है, 356 में राष्ट्र प्रशासन में, तो यहाँ पर हम देख लेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के मध्य संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। जो संविधान में निर्धारित है ऊपर, उस प्रकार का जो राजस्व वितरण होगा उसको प्रभावित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। 352 अनुच्छेद जब इम्प्लीमेंट में होगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। और ऐसा किया जाने वाला परिवर्तन कब तक लागू रहेगा? जब वो राष्ट्रीय आपात हट जाए और वह वित्तीय वर्ष पूरा हो जाए तब तक ही लागू रह पाएगा। जैसे अभी मान लीजिए 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च तक होता है, तो मान लीजिए अक्टूबर में, यहाँ मई में लगा आपात और अक्टूबर में हो गया ख़त्म। ठीक है, तो अगले अधिकतम वो जो परिवर्तन राष्ट्रपति महोदय ने किया है अगले 31 मार्च तक ही प्रभावी होंगे, उसके बाद सामान्य हो जाएंगे। चलिए, वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है दोनों के संबंधों पर। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत आरोपित किया जाता है, अब तक आरोपित नहीं हुआ है। केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है, क्या क्या, ये कल भी आपने देखा था, राजकीय सेवा में लगे सभी वर्गों के वेतन कटौती का। राजकीय सेवा में बी ग्रेड से लेकर के जो भी होंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जो भी कार्मिक लगे होंगे उनके वेतन में कटौती करने का केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होंगे जिनकी भी वेतन में कटौती की जाएगी। ठीक है, वित्तीय आपात के दौरान ये प्रभाव पड़ता है।
धन व वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित रखने का निर्देश केंद्र दे सकता है राज्यों को। ठीक है, तो इतने सारे प्रकार के संबंध थे जिनको एक एक करके हमने पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ आपने यहाँ पे काफ़ी कुछ नया जाना होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में आपको ये टॉपिक ना समझ में आ रहा हो तो कृपया एक बार और रिवाइज करके देख लें, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।